बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये चीज़ अब हम लोग आगे जानने वाले हैं कि मनी, गोल्ड कॉइन्स के बाद क्या आया, मनी, और मनी की क्या फंक्शन है, क्या सभी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम के अंदर आता था और जो गोल्ड कॉइन्स के अंदर जो प्रॉब्लम आता था, क्या दोनों को सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब हम मनी जानने जा। तो सबसे पहला मनी होता क्या है, मनी होता क्या है, डिफाइन मनी। डिफाइन मनी, तो मनी की डेफिनेशन क्या है, एनी एसेट विच एक्सप्रेस्ड, या जो भी एसेट है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मनी। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जिसे एक्सेप्ट कर सके लोग, दैट इज नोन एज मनी। समझ रहे हैं। तो अगर मनी की हमें डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन आपको क्या लिखना होगा, दैट एसेट दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट एसेट विच सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क। तो कभी भी अगर मनी आए, मनी क्या होता है, सिंपल बोल देना है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है, या इसी सेम चीज को कहते हैं मीन ऑफ पेमेंट, मीन ऑफ पेमेंट के रूप में ये वर्क करता है मनी। ठीक है, अब बात आता है कि मनी तो जान लिया, जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्व किया, तो जो सॉल्व किया होगा वही इसकी फंक्शन होगी, वही इसकी प्रॉपर्टीज होगी। जो प्रॉब्लम आ रही थी बार्टर सिस्टम एंड गोल्ड के अंदर, डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, फिर हमारा क्या उसके अंदर स्टोरिंग की प्रॉबिलिटी थी, उसके अंदर और बात करें बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था, गेहूं चावल को आप ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते अगर आप चाहे तो, दैट इज पोर्टेबल की प्रॉब्लम थी। तो क्या ये सब प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर पाया। तो मनी की फंक्शन क्या है, मनी की सिंपल फंक्शन है कि देखिए, फंक्शन ऑफ मनी, मनी की फंक्शन की, तो अगर बात करते हैं सबसे पहला फंक्शन मनी की क्या है, तो खुद जो डेफिनेशन है वही इसकी फंक्शन है, दैट इज ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे, अगर आपको कार एक लेना है तो, और ये आप हैं, तो आप क्या करेंगे, इस कार वाले को पैसे ये दिए और सिंपली ये क्या करेगा, आपको ये दे देगा, कार जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर एक्सचेंज के रूप में मनी वर्क करता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, अगर आप चाहे मनी, आपकी सैलरी 50,000 है, 30,000 खर्च किया, 20,000 आप स्टोर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो स्टोर कर रहे हैं, आप 10 साल बाद भी चाहे 20 साल भी बाद चाहे तो वो स्टोरिंग जो आप स्टोर किए हैं उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज मनी। स्टोर भी इजिली फॉर्म में करा जा सकता है, दैट इज सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि इसे स्टोर करना भी इजी है मनी के फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि गोल्ड के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था कि हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, गोल्ड में प्रॉब्लम था, हम उसे स्मॉलर यूनिट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। बट मनी में क्या है कि अगर 10 रुपए को चाहिए तो आप 1 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को क्या कर सकते, इस चीज को कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब हम मनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट के फॉर्म में। कैसे, पहले समझिए, अगर पहले किसी को ये कार लेना था, पहले किसी को ये कार लेना था तो अलग अलग, पहले कोई अगर गया, कोई अगर पहले अगर मनी नहीं था तो कोई अगर यूपी के अंदर गया तो उसकी प्राइस बताया 5 लाख रुपए, अगर किसी दूसरे स्टेट के अंदर गया तो इसकी 8 लाख रुपए, तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्राइस बता रहा है, कोई यूनिट नहीं था, ये लाख रुपीस कोई यूनिट नहीं था, कोई बता रहा है इतना गेहूं देना है, कोई बता रहा है इतना चावल देना है। लेकिन मनी के केस में क्या है कि ये सिंपल होगा कि एक कार, ये कार जो है टाटा की नेक्सॉन 5 लाख रुपए में अगर मिलती है तो सिंपल क्या है, पूरे देश के अंदर हो रहा 5 लाख में मिलती है, जितनी सेल हुई इंटू 5 लाख इज इक्वल टू जो भी आया उसको वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज द इजीएस्ट। सपोज 1,000 कार टाटा की सेल हुई है, 5 लाख रुपए एक की थी, तो टोटल कितना हमारा, ठीक है ना, तो जितना भी हमारा 500 करोड़ या 50 करोड़
ये हमारा क्या आ गया कि इतनी अमाउंट की सेल हुई है। तो हम क्या मनी को यूनिट ऑफ अकाउंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट में, जिससे क्या होता है अकाउंटिंग में इजी होता है कैलकुलेट करना कि कितनी टोटल अमाउंट की सेल हुई है। दैट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मनी, यूनिट ऑफ अकाउंट। फोर्थ लास्ट इज व्हाट, अगर आप मनी चाहे किसी से, आपने अगर मनी है तो आप किसी से लोन भी ले सकते हैं, आप उसे चाहे तो आगे आने वाले टर्म में उसे पे भी कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट दे करके। तो मनी के केस में क्या है, ये इजी बना देता है और इस चीज को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड का मतलब होता है देरी से। अगर आप चाहे देरी से पेमेंट करना किसी को तो मनी के फॉर्म में आसानी से इंटरेस्ट रेट पे करके आप कर सकते हैं। दैट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मनी, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट, ठीक है ना। डेफर्ड का आप अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे दैट इज व्हाट, देरी से पेमेंट करना। तो आप अगर किसी को देरी से पेमेंट आने वाले टाइम फ्यूचर में अगर आप किसी को पे करना चाहते हैं तो मनी इजी बना देता है। आप सिंपल जो लिए 5% इंटरेस्ट रेट है, कैलकुलेट करेंगे, जो भी है पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मनी वर्क करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ मनी। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मनी। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मनी। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? तो सबसे पहला बात अगर करें, क्या ये पोर्टेबल है या नहीं है। पोर्टेबल का मतलब है हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी तरीके से ले जा सकते हैं। क्या मनी को आप ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो यस, इट इज पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, दैट इज पोर्टेबिलिटी, आराम से हम कैरी कर सकते। सेकेंड थिंग, क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। क्या मनी को हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं है? यस। सो सेकेंड प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी, कि मनी को हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 1000 को हम लोग 1 रुपए के फॉर्म में बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पोर्टेबल, डिविजिबल। अब आगे क्या आता है हमारा, दैट इज डिविजिबिलिटी। क्या हम मनी को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, वो तो हो गया। अब हमारा क्या है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है हम लंबे टाइम के लिए मनी को रख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं, तो दैट इज ड्यूरेबिलिटी। एंड फोर्थ थिंग इज रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू। रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू, रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू मनी है। इसका मतलब क्या, देखिए स्टोरी समझिए कि गोल्ड के अंदर अगर बात किया जाए, गोल्ड का ट्रेड लोग इस कारण कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि ये किसके द्वारा बैक्ड है, गोल्ड के द्वारा। किसके द्वारा बैक्ड है? गोल्ड के द्वारा बैक्ड है। एक स्टोरी मैं इसके ऊपर आपको सुनाता हूं। सपोज कोई फार्मर है, बहुत अच्छा खेती हुआ, उसको 4 गोल्ड की कॉइन्स सेविंग किया। वो घर में सेविंग करके रखा था। उसका घर बहुत ही छोटा था, डर था कहीं मेरे घर से चोरी नहीं हो जाए। तो वो सोच रहा था कहीं सेफ जगह पे मैं रखूं। तो देखा उसके सिटी के अंदर एक सुनार था। सुनार जो था वो गोल्ड को रखता था, सेफ तरीके से रखता था और कुछ चार्ज लेता था। तो वो सोचा चलो घर में रख करके ऐसे ही चोरी कराने से अच्छा है कि मैं उस सुनार के पास जाकर के गोल्ड दे आऊं। तो फार्मर हमारा गया किसके पास लेकर के? सुनार के पास लेकर। कहां से मनी की स्टार्ट हुई वो बात कि फार्मर हमारा गोल्ड लेकर के गया कहां? ये सुनार के पास गया। सुनार के पास सुनार को चार्ज मारा कि मेरे को कुछ कमीशन चाहिए रखने की वजह से, सेफ हो गया। अब सपोज दैट क्या हुआ कि ये जो है इंसान, फार्मर जो है, वो बोला कि मैं तुमको गोल्ड दिया हूं, हो सकता है फ्यूचर के आने वाले टाइम में तुम कहो नहीं तुमने क्या गोल्ड दिया, क्या सबूत है ना, तो मेरे को कुछ सबूत दो।
ताकि मैं फ्यूचर में क्लेम कर सकूं आकर के कि तुमने मेरे से गोल्ड लिया है। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं देता हूं तुमको सबूत। तो इसको बदले में क्या दे दिया? पेपर, है ना, एक पेपर पे लिखा हुआ दे दिया कि मैंने इतना गोल्ड लिया है, ये दिन लिया है, इतने तारीख को लिया है, इस इंसान से लिया है, अपना नीचे सिग्नेचर स्टैम्प करके ये पेपर इसे दे दिया। गेटिंग? अब सपोज फार्मर की बेटी की शादी थी, फार्मर की बेटी की या बेटा का शादी था, तो फार्मर को पैसे की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। सपोज कार खरीदने का जरूरत था फार्मर को, तो कार खरीदना ताकि वो बेटा बेटी को दे सके। तो वो क्या गया, कार वाले के पास गया, कार वाले के पास जाकर के कहा देखिए ये मेरे पास पेपर है और इतना मैं 40 ग्राम 100 ग्राम का सोना मैं दे रखा हूं सुनार को, और इस पेपर के ऊपर देखिए लिखा हुआ है, उसका स्टैम्प भी है, आप ये पेपर मेरे से ले लीजिए और मेरे को बदले में कार दे दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? आप मेरे को ये पेपर ले लीजिए, मेरे को बदले और क्या करिए, और मेरे को कार दे दीजिए। अब उसी तरीके से ये कार वाले जो है वो कर सकता है, सपोज ये दिवालिया हो गया कार वाला, तो क्या करेगा, ये पेपर जाएगा इस सुनार वाले के पास ले करके और बोलेगा गोल्ड दो। समझ रहे हो ना? तो क्या हो सकता है, गोल्ड दो। तो यहां से इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये जो पेपर है वो बैक्ड है। ये पेपर जो है इसकी वैल्यू क्यों है, इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये बैक्ड है, किसके द्वारा, गोल्ड के द्वारा, कि इस पेपर पे इतना गोल्ड देगा सुनार, उसका स्टैंप लगा हुआ है। गेटिंग? तो ये बैक्ड है कि इतना गोल्ड, इसी को कहते हैं कॉमोडिटी मनी। समझ रहे हो ना, कि जो बैक्ड हो कॉमोडिटी के द्वारा उसे कहते हैं कॉमोडिटी मनी। जो बैक्ड हो पे किसके द्वारा, कॉमोडिटी के द्वारा, कौन सा, गोल्ड। बट अगर मनी की करेंसी की बात करते हैं तो क्या आपका जो 1000 रुपए वो बैक्ड है गोल्ड के द्वारा, किसी भी कॉमोडिटी के द्वारा बैक्ड है? आपके पास 1000 रुपए, तो ये थोड़ी लिखा हुआ रहता है मैं धारक को इतना गोल्ड देने का वादा करता हूं अगर करेंसी लाके देते हैं तब लिखा रहता है। मैं धारक को इतना केजी वीट या चावल देने का वादा करता हूं अगर इतना आपने ला करके दिया 1000 रुपए तब नहीं लिखा रहता। दैट इज नॉट बैक्ड बाई एनी कॉमोडिटी। कौन, हमारा जो सिंपल करेंसी। इस चीज को क्या कहते हैं, फियाट मनी। क्या कहते हैं, फियाट मनी। That is not backed by any currency. Those currency which are not backed by any commodity is known as fiat money. But those currency who जो बैक दो करेंसी के द्वारा, वो हमारा क्या कहेंगे उसे, कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी क्या है, ये फार्मर के केस में, और फियाट मनी क्या है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, वो किसी के द्वारा बैक्ड नहीं है, वो सिंपल पेपर है जो कि ट्रेड हो रहा है आराम से, लेकिन बैक्ड नहीं। वो नहीं भरोसा दिलाता कि तुमको इतना गोल्ड देगा, जेवर देगा, चावल देगा, गेहूं देगा, नहीं भरोसा दिलाता। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो अब सवाल आता है, अब क्वेश्चन आता है, भैया अगर वो बैक्ड नहीं है किसी भी चीज के द्वारा, तो कैसे हम रिकॉग्नाइज उसे कैसे करते हैं कि वो करेंसी है, क्यों हम उसे ट्रेड करते हैं? भरोसा तो आपको कोई दिलाने वाला होना चाहिए ना, तभी तो कोई चीजों को आप लेंगे। दुकान वाले को भरोसा है कि हाँ इस करेंसी को मैं बैंक में जाकर के जमा करूंगा तो बैंक वाला मेरे खाते में 1000 रुपया डिपॉजिट करेगा। समझ रहे हो ना, तब ना करेंसी। यहां पर ये आदमी को भरोसा था कार वाले को कि ये पेपर को मैं जाकर के इस सुनार को दूंगा तो मेरे को 4 जो सोने के सिक्के है वो मेरे को देगा। दैट्स वाई ट्रेड हो पाया। अगर भरोसा नहीं होता तो नहीं दे पाता। तो यहां पर कॉमोडिटी है इसलिए भरोसा हुआ। यहां पर तो कॉमोडिटी नहीं है। किस केस में, फियाट मनी के केस में। समझ रहे हो, फियाट मनी। तो फियाट मनी क्या है, दोज मनी विच आर नॉट बैक्ड बाय एनी कॉमोडिटी। तो फियाट मनी के केस में क्या है, उसके अंदर कॉमोडिटी के द्वारा बैक्ड नहीं है। नहीं है तो भरोसा कौन दिलाता है, भरोसा होगा तभी तो ट्रेड करेंगे। आपको भरोसा होगा कि हाँ कोई अगर सिंपल पेपर पे मैं लिख करके दे दूं 1000 रुपए, सिग्नेचर करके दे दूं, आप लीजिएगा, उसकी गुड्स दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, आपको भरोसा ही नहीं होगा, है ना। तो कोई होना चाहिए भरोसा दिलाने वाला। तो क्या उस पेपर के ऊपर रिकॉग्नाइज्ड होगा किसके थ्रू, वहां के सेंट्रल बैंक के थ्रू।
उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के थ्रू कहा जाएगा कि जिस करेंसी के ऊपर मेरा सिग्नेचर किया हुआ लिखा हुआ हो, मैं धारक को इतना अदा करता हूं देने का, वो करेंसी लेना होगा आपको, ठीक है ना। और बदले में अगर आप जिस दिन भी चाहे उस करेंसी को मेरे पास जमा करना, मैं उतनी की वैल्यू आपको दूंगा। गेटिंग? अच्छा, ये तो हुआ आरबीआई। आरबीआई बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर बात करते हैं पहले की, तो किसके द्वारा? किंग के द्वारा, कि किंग का स्टैंप लगा हुआ, उस कंट्री के किंग का स्टैंप लगा हुआ कि इतना पैसा मैं दूंगा। समझ रहे हो ना? दैट इज नोन एज रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू। सो दिस इज द 4 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मनी। फर्स्ट पोर्टेबल, सेकेंड डिविजिबल, थर्ड ड्यूरेबल, फोर्थ रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू। रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू मीन्स चाहे तो ये क्या मतलब वो एक्सेप्टेड हो आरबीआई के थ्रू और किंग के थ्रू, उसका स्टैंप सिग्नेचर लगा हुआ हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज आवर फिजिकल प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप ऑफ मनी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर चुके हैं? मनी की हिस्ट्री देखा, मनी किसे कहते हैं, फंक्शन 4 देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी 4 देखा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने के लिए जा रहे हैं? दैट इज टाइप ऑफ मनी। ओके, टाइप ऑफ मनी। तो देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ मनी। मनी के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन टाइप होते हैं? नॉमिनल एंड रियल। पहले भी हम बात कर चुके हैं, रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। उसी तरीके से यहां पे बात करेंगे। मनी इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल एंड रियल। तो देखिए नॉमिनल किसे कहते हैं, रियल किसे कहते हैं? नॉमिनल का मतलब है सिंपल कि हमारा कितना इकोनॉमी के अंदर मनी है, एट प्रेजेंट हमारा इकोनॉमी के अंदर कितना मनी है, दैट इज नोन एज नॉमिनल। नॉमिनल हमने डेफिनेशन के टाइम में बताया था कि नॉमिनल का मतलब होता है करेंट। करेंट में हमारे इकोनॉमी के अंदर कितना मनी है, दैट इज नोन एज व्हाट? नॉमिनल। ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन नहीं? तो ये चीज अभी हमारे इकोनॉमी के अंदर करंट में कितना मनी है, आपके पैकेट के अंदर करंट में कितना मनी है, उस मनी से आप कितना गुड्स खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, उससे लेना देना उसको नहीं है। उसको मतलब है आपके पास आपके अकाउंट में कितना पैसा है, दैट इज नोन एज नॉमिनल। ठीक है, तो नॉमिनल की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ डॉलर दे होल्ड। नंबर ऑफ डॉलर दे होल्ड, सिंपली आप कितना पैसा होल्ड करके रखे हैं, दैट इज नोन एज नॉमिनल। बट अगर रियल की बात करते हैं तो रियल किसे कहते हैं? रियल का बात होता है आपके पास एक्चुअल में कितना पैसा है। आप पता चल रहा है आपके पास 1 करोड़ रुपए श्रीलंका के अंदर है, बट उस 1 करोड़ रुपए से आप एक कार भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वो एक कार भी नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उस 1 करोड़ रुपीस की वैल्यू क्या है? बहुत कम है। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसकी जो रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो क्या है? बहुत कम। तो रियल का मतलब होता है जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू कितना है, आपके पास एक्चुअल मनी कितना है, ठीक है ना, उसको रियल कहते हैं। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, एक कंट्री टर्की या कोई कंट्री की बात आ रहा था, उसके अंदर इन्फ्लेशन 200-300% है, महंगाई। अब वहां के लोग अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपीस भी होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा? कम होगा। महंगाई ज्यादा है, ज्यादा महंगा मिल रहा होगा, तो इस कारण क्या रियल जो है हमारा उसकी वैल्यू कम होगा। तो रियल कहते हैं आपका परचेसिंग पावर कितना है, सॉरी, तो रियल क्या कहते हैं? आपका परचेसिंग पावर कितनी है। अगर इसे डेफिनेशन की बात करें, दैट इज व्हाट? अमाउंट ऑफ द गुड दैट कैन बाय विथ इट। कितना गुड हम खरीद पा रहे हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं रियल। दैट इज नोन एज व्हाट? परचेसिंग पावर हमारा कितना है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम बाय पी। एम बाय पी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम बाय पी।
और अगर नॉमिनल की बात करते हैं तो ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल एम्स, ठीक है ना। नॉमिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एम टेंड्स फॉर व्हाट? मनी। मेरे पैकेट में इतना 1000 रुपए है, बट यहां पर क्या, यहां पर परचेसिंग पावर देखा जा रहा है कि आपके पास 1000 रुपए है और प्राइस कितनी है और रियल वैल्यू आपके पास कितना है, दैट इज नोन एज नॉमिनल, दैट इज नोन एज रियल, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हुआ नॉमिनल और रियल में। नॉमिनल का मतलब सिंपल आपके पास कितना अभी करंट में पैसा है, रियल का मतलब आपका जो पैसा है वो उस पैसे से कितना आप बाय कर सकते हैं, कितना आपका परचेसिंग पावर है गुड्स खरीदने का, दैट इज नोन एज रियल। नॉमिनल रिप्रेजेंटेड बाय एम, रियल रिप्रेजेंटेड बाय एम बाय पी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, कितना हमारे पास मनी है उसकी वैल्यू क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द टू टाइप ऑफ मनी, नॉमिनल एंड रियल। नेक्स्ट आवर मॉनेटरी एग्रीगेट। आगे बढ़े। नेक्स्ट आवर मॉनेटरी एग्रीगेट। अच्छा, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? मैंने कभी बताया था एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब सम, है ना, कि आप सभी चीज का सम कर दे इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब एग्रीगेशन होता है। तो यहां पर एग्रीगेशन का मतलब सम करना, किसका सम करना? मनी। तो पूरे इकोनॉमी के अंदर कितना मनी है उसको किस फॉर्म में कैसे हम मेजर करते हैं वो हमें बताता है मॉनेटरी एग्रीगेट। समझ रहे हो ना, कैसे हम लोग पूरे इकोनॉमी के अंदर मनी को मेजर करें, क्या तरीका है, वो हमें बताता है मॉनेटरी एग्रीगेट। टू मेजर मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, टू मेजर मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ एग्रीगेट, मतलब हम 4 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 4 टाइप ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट, दैट इज नोन एज M1, M2, M3 एंड M4। गेटिंग माई पॉइंट? देयर आर 4 टाइप ऑफ एग्रीगेट, मतलब हम 4 तरीके से, मतलब 4 फॉर्म में हम लोग मनी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग बात करते हैं 4 टाइप की। पहला हमारा क्या? M1। किसको? M1 की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी, नैरो मनी, ठीक है ना। तो M1 क्या होता? नैरो मनी। तो M1 की बात करते हैं तो सिंपली लोगों के हाथ में कितना पैसा है, लोगों के हाथ में कितना पैसा है, बैंक में लोगों ने कितना डिपॉजिट करके रखा है। देखिए, आप अगर इनकम 50,000 अर्न कर रहे हैं तो उसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको करेंसी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप उसको बैंक में ही डिपॉजिट रहने दें। तो यहां से क्या होगा, M1 लोगों के हाथ में कितना पैसा है प्लस व्हाट, लोगों के पास कितना डिपॉजिट है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे कि लोगों के पास इतना पैसा है, लोगों के पास, लोगों ने इतना डिपॉजिट करके रखा है, और इसी को सम करेंगे, दैट गिव्स अस व्हाट, M1, ठीक है ना, दैट इज नैरो मनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं M2। M2 किसे कहते हैं, ठीक है ना, नहीं समझे? सिंपली है कि अगर आप इनकम 50,000 की कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन आप क्या करेंगे, कैश के फॉर्म में निकाल कर के रखेंगे, और कुछ पोर्शन क्या बैंक अकाउंट के अंदर ही रहने देंगे। तो अगर हमें मनी कैलकुलेट करना है टोटल, तो क्या करेंगे, कैश में कितना निकला है, अकाउंट में कितना है, यही तो है, कैश में कितना है, अकाउंट में कितना है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं M2। M2 क्या होता है? M2 होता है M1 जो ऑलरेडी हो चुका है M1 प्लस व्हाट, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। जो लोगों ने पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग डिपॉजिट करके रखा है
उसे हम M2 के अंदर बस ऐड करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए अलग अलग बुक अलग अलग वे में M1 M2 M3 की बात करते, क्योंकि अभी आपको उतना नहीं जानना, मैं सिंपलेस्ट तरीका से बता रहा हूं, समझ रहे ना, सिंपलेस्ट तरीका से मैं बता रहा हूं। अलग अलग बुक की बात करते तो अलग अलग M1 M2 M3 की वैल्यू लिखते, कोई यूएसए के परस्पेक्टिव से वो लिखते हैं, कोई इंडिया के रिस्पेक्ट से लिखते हैं, कोई यूरोपियन यूनियन के रिस्पेक्ट से लिखते हैं। तो आप अगर मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे तब आप अच्छे तरीके से आपको M1 M2 M3 M4 जानना होगा। बट अभी जो सिंपल है, जो बेसिक है, वो सिर्फ आपको जानना है। दैट्स वाई मैं बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कोई देखेगा अच्छा इसके अंदर और प्लस माइनस और कुछ है, नहीं भैया मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, जो बेसिक, ठीक है। M2 की बात करते हैं। M2 क्या होता है? M1 जो ऑलरेडी है प्लस जो भी पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग डिपॉजिट है। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, 1 साल 2 सालों के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि मैं सेव कर रहा हूं पैसे और वो मैं जमा कर रहा हूं, वो मैं 2-3 सालों के बाद निकालूंगा। दैट इज नोन एज सेविंग डिपॉजिट। गेटिंग ना? ओके। नेक्स्ट टर्म इज M3। M3 किसे कहते हैं? M3 कहते हैं M2 प्लस व्हाट? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट M2 प्लस टाइम डिपॉजिट, मतलब कि जो भी लोग देखिए, अब आपको समझना होगा कि डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं, सेविंग डिपॉजिट किसे कहते हैं और टाइम डिपॉजिट किसे कहते हैं। तो अगर बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है आप जब भी डिमांड करे बैंक से मेरे को पैसे चाहिए, बैंक आपको पैसे दे, समझ रहे हो ना। तो वैसे डिपॉजिट को क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। जब आपने डिमांड किया अब भी मेरे को चाहिए, अब भी दिया बैंक, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? आप पैसा सेव करके कुछ बैंक के अंदर डाले, वो 1 से 2 सालों के बाद आप वो पैसा को निकालेंगे, उससे पहले आप अगर निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं बैंक देगा, समझ रहे ना। दैट इज सेविंग डिपॉजिट। कि आपने 1 लाख रुपए जमा किया सेविंग डिपॉजिट में, सपोज 2 सालों के बाद निकालना है, उस 1 लाख रुपए के ऊपर 5% इंटरेस्ट रेट बैंक देता, 5,000 रुपए। अगर आप पहले निकालेंगे तो आपको 5,000 रुपए बैंक नहीं देगा, समझ रहे। दैट इज सेविंग डिपॉजिट, जो 1 सालों के लिए 2 सालों के लिए, लेकिन और लंबे टाइम के लिए किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट या इसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि 5 सालों के लिए 8 सालों के लिए आपने पैसा क्या कर दिया? जमा कर दिया, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप निकालते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज, इंटरेस्ट रेट नहीं मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट कुछ काट करके देंगे, दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला में हम क्या करेंगे? डिमांड डिपॉजिट सिंपली ऐड, सेकेंड में सेविंग डिपॉजिट सिंपली ऐड, थर्ड में जो टाइम डिपॉजिट लोगों ने करके रखा है, जो लंबे टाइम के लिए भी लोगों ने करके रखा है, फिक्स करके रखा है, ठीक है ना। और लास्ट की बात करते हैं M4, दैट इज M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, हाँ क्या? हाँ M2 आएगा, ठीक है ना। बुक में आप देखते होंगे M1 भी लिखता है, M2, समझ रहे, क्योंकि मैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ा हुआ, समझ रहे हो। अब मैं 2-3 नेशन का ये मॉनेटरी एग्रीगेट मैं देख चुका हूं कि क्या है, क्या वेरिएशन। उसके बाद मैं ये बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं कि ये बेसिक चीजें आपको है। आपके सेमेस्टर के अंदर ये M4 M3 आपको नहीं पढ़ना, M1 और M2 सिर्फ आपको दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि टोटल मॉनेटरी एग्रीगेट क्या होता है, M1 M2 M3 M4। पहला में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, सेकेंड की बात करते हैं M1 प्लस क्या? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 की बात करते हैं उसके अंदर क्या? M2 जो हो चुका है प्लस टाइम डिपॉजिट, जितना भी टाइम डिपॉजिट लंबे टाइम के लिए लोगों ने जमा करके रखा। M4 के अंदर M3 प्लस ऑल डिपॉजिट, जितना भी चाहे सेविंग हो चाहे टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के साथ हो, सारा कोई इसके अंदर, समझ रहे। तो ये 4 एग्रीगेट को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। M1 करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, M2 M1 प्लस व्हाट? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, प्लीज यार। M3
M2 प्लस व्हाट, टाइम डिपॉजिट, M4 M3 प्लस व्हाट, सेविंग, ऑल द डिपॉजिट, ऑल अदर डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हमारा 4 एग्रीगेट है। अच्छा, इसका काम क्या? इसका काम क्या है कि इकोनॉमी के अंदर मेजर करना कि हमारा कितना करेंसी, कितना मनी सप्लाई है। करेंसी ऐड किया, डिमांड डिपॉजिट ऐड। अब देखो ये M4 है ना, इस M4 को कहा जाता है ब्रॉड मनी। क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। अच्छा, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, क्या डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ इसके अंदर ट्रेंड है तो हाँ ट्रेंड है। तो आप देखिए, फर्स्ट अगर आप डेफिनेशन M1 की देखते हैं, हाथ में पैसा रखना और डिमांड पर जब लोग खोजे तब उनको पैसा दे देना। तो आसान तरीके से लोग जब चाहे वो अपने पैसे को ले सकते, किसी भी चीज को खरीदने या बेचने में यूज कर सकते पैसे को, यस और नो। और उस चीज को कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, आपके अगर आपके पैकेट के अंदर अगर करेंसी रखा हुआ है, 10 रुपीज 20 रुपीज की नोट्स रखे हुए हैं, तो आराम से उसको सोल्ड करके किसी को भी गुड्स को खरीद सकते हैं आप। बट आप चाहे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मैं घर को बेच करके कोई चीज खरीदूं, तो घर बेचना 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, फिर आप खरीदेंगे गुड्स को, तो उसकी लिक्विडिटी क्या है? कम है। किसका? घर को बेचना। समझ रहे हो? लिक्विडिटी का मतलब होता है आप कोई भी चीज खरीदने की कितना आसान तरीके से आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। तो मनी की बात करते हैं, आपके पास पैसा सिंपल पैकेट के अंदर रखा हुआ है, तो आराम से गए, दिए, मिल गया। सपोज अगर कार की बात करते हैं, कार की लिक्विडिटी है तो कार को बेचना होगा, 1 से 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन की टाइम लगेगी, आराम से तुरंत गुड्स नहीं खरीद सकते। दैट मीन्स कार की लिक्विडिटी क्या है? कम। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हुआ लिक्विडिटी की डेफिनेशन कि आसान, कितने आसान तरीके से हम गुड्स को खरीद बेच सकते हैं। ये चीज यहां पे बात करते हैं, हाथ में पैसा है, बैंक में भी पैसा है, जब मन करेगा तब मैं निकाल सकता हूं आसान तरीके। तो ये क्या है? हाथ में पैसा है, जब मन करेगा हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लिक्विड ज्यादा है। डिमांड डिपॉजिट, जब मन करेगा हम बैंक से खरीद निकाल करके कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बहुत लिक्विड। इसलिए नैरो मनी जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट लिक्विड। मोस्ट लिक्विड मतलब ये लिक्विड बहुत होता है, लिक्विडिटी में इसका ज्यादा होता है, मतलब कि इसे आसान तरीके से मैं गुड्स इसको बदले में खरीद सकता हूं। बट नीचे आते हैं सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, इतने टर्म के लिए आपका डिपॉजिट नहीं निकलेगा। समझ रहे? तो पैसा निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा हल्का, और मुश्किल होगा, दैट्स वाई लिक्विडिटी क्या होगा? कम होगा। और नीचे आते हैं टर्म डिपॉजिट। 5 सालों के लिए आपको पैसा नहीं निकालना है, मतलब इस पैसे हम यूज नहीं कर सकते गुड्स खरीदने में। इसका मतलब क्या? और लिक्विडिटी कम हो। M4 में आते हैं तो अदर डिपॉजिट, अदर टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो और क्या? और नीचे जितना भी टाइम डिपॉजिट है सारा, तो टाइम फिक्स हो गया कि इतने सालों के लिए बिल्कुल पैसा आपको नहीं निकालना है, तो आप उस पैसे की यूज नहीं कर सकते गुड्स खरीदने में, तो वो लिक्विड नहीं रहा। इस कारण ऊपर से नीचे आते हैं तो लिक्विडिटी क्या होता है? ये लेस लिक्विड। दैट्स मीन्स अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज इन लिक्विडिटी। तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड, M4 सबसे कम लिक्विड, दैट इज नोन एज ब्रॉड मनी। ठीक है ना? क्योंकि बैंक में लोग ने धीरे धीरे पैसा अलग अलग सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट कर दिया है, जिसे निकालना मुश्किल हो रहा है। दैट्स व्हाई लिक्विडिटी गेट डिक्रीजेस एज वी कम डाउन। ठीक है? ओके, नेक्स्ट कम टू डिमांड फॉर मनी। हम लोगों ने देख लिया मनी क्या होता है, फंक्शन क्या है, उसके बाद क्या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद क्या टाइप क्या है, उसके बाद क्या हमारा मॉनेटरी एग्रीगेट क्या है। अब हम लोग क्या आते हैं? डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी किससे कहते हैं?
देखिए डिमांड फॉर मनी, अब देखिए मनी की जो इकोनॉमी के अंदर कितना, सबसे बड़ा जो प्लेयर है इकोनॉमी के अंदर वो है इंटरेस्ट रेट। सबसे बड़ा गेम प्लेयर, गेम चेंजर इंटरेस्ट रेट। सारे कंट्री जो है वो मनी की सप्लाई को कम करना बढ़ाना किस तरीके से करते? इंटरेस्ट रेट के थ्रू। इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट रेट कहते हैं कि आपके हाथ में पैसा रखने का क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप अगर हाथ में पैसा रख रहे हैं, उस पैसा के जगह पे आप अगर बैंक में जमा करते तो आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता, कुछ मिलता। तो आपको हाथ में पैसा रखने का क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप क्या गवा रहे हैं हाथ में पैसा रखने के कारण, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट सबसे बड़ा गेम प्लेयर है। कैसे गेम प्लेयर है? सपोज कोविड के अंदर सभी जितने भी हमारे फर्म थे, जितने कंपनियां थी वो बंद कर रही थी, है ना, बिकॉज वो लॉसेस में चल रहे थे, बंद कर रही थी कंपनियां। तो बंद करने की वजह से क्या होगा? इकोनॉमी शट डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी के अंदर जीडीपी कम हो जाएगा। इस कारण गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला मैं कंपनियों को कम पैसे, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे मैं लोन दूंगा। समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया? कम कर दिया। और फ्री में लोन, मतलब 1% 2% पे लोन देना स्टार्ट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोन ज्यादा लेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे, कंपनी ज्यादा लोन लेगी, मेरा इकोनॉमी ज्यादा वर्क करेगा, कम अब अपना बंद नहीं करेंगे फैक्ट्री को। अब क्या हुआ? धीरे धीरे पैसा देने के कारण मार्केट के में क्या हुआ कि धीरे धीरे पैसा आया, कंपनी ज्यादा लोन ली, लोग ज्यादा पैसे लिए, लोगों के अकाउंट में ज्यादा पैसा है, जिस कारण लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो महंगाई क्या है? धीरे धीरे ज्यादा आ गया। 1-2 साल मार्केट में पैसा डाला है, अब उसका इफेक्ट तो होगा, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या है? महंगाई पे। लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं खाने पीने के लिए, लोगों के अकाउंट में ज्यादा है पैसे, तो पैसा ज्यादा होने के कारण अब क्या करेगा गवर्नमेंट कि पैसा लोगों से खींचो, महंगाई को कम करो। और महंगाई कम कैसे हो सकता है? महंगाई को कम करना है, कैसे कम हो सकता है? किसी को घर खरीदना है, किसी को घर खरीदना है तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे आसान तरीके से। और एक तरीके से लोगों के हाथ में पैसा है, वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ये पैसा हटाना है लोगों के हाथ से, क्या करेंगे? बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। लोग हाथ में पैसा नहीं रखेंगे, इस पैसा को जाकर के जमा कहां करेंगे? बैंक के अंदर। और बैंक इस तरीके से, रिजर्व बैंक पैसा वापस ले लेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से इकोनॉमी इनिशियली वर्क करती है कि इंटरेस्ट रेट कम करो जब खराब दौर चल रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा करो जब अच्छा दौर चल रहा है और महंगाई आने वाला है। समझ रहे हो ना? तो इंटरेस्ट रेट, इसी कारण सारे कंपनी जो है वो सारा, मतलब सेंट्रल बैंक अपने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, चाहे यूएस फेड हो जाए, चाहे आरबीआई हो जाए, सभी कोई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है क्योंकि महंगाई से लड़ना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कंपनी इन्वेस्टमेंट कम करेगी, बनाएगी कम, लेबर को इनकम कम मिलेगा, वो डिमांड कम करेगा, प्राइस कम होगा, जिसके कारण क्या? ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होगा। समझ रहे हो ना? ये पहले भी मैं इस रिलेशन को बता चुका हूं, पहले दूसरे क्लास में, है ना, कि फिर से एक बार, इंटरेस्ट रेट को अगर कम करती, ज्यादा करती है, मैं लोन लेना महंगा या सस्ता, सब बोलेगा। इंटरेस्ट रेट अगर महंगा है, ज्यादा है, लोन लेना महंगा या सस्ता? महंगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है, लोन आप लेंगे नहीं? ना लेंगे तो लोन आप नहीं ली। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कंपनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, अब वो मशीन ही नहीं खरीदा तो क्या आउटपुट बनाएगा? आउटपुट नहीं बनाएगा। लेबर को हायर करेगा, लेबर को भी हायर नहीं करेगा। लेबर को इनकम देगा? इनकम भी नहीं देगा। लेबर डिमांड करेगा, डिमांड करेगा खाने पीने के लिए, जब वो कमा ही नहीं रहा तो क्या वो डिमांड करेगा? डिमांड करेगा? नहीं डिमांड करेगा। अब अगर वो डिमांड नहीं करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, जब कोई डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो प्राइस क्या बढ़ेगा? डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ा देंगे, इस चीज की ज्यादा डिमांड है प्राइस बढ़ाओ, और डिमांड ही नहीं है तो क्या प्राइस बढ़ाएंगे? नहीं। प्राइस अगर नहीं बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन से लड़ दी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से इकोनॉमी वर्क करती है थ्रू इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट इज द चेंज प्लेयर ऑफ द गेम। समझ रहे हो ना? जो पूरे गेम को बदलता है। तो डिमांड फॉर मनी क्या है कि लोग डिमांड कितना कर रहे हैं मनी का, लोग कितना डिमांड कर रहे हैं मनी का। अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग कितना डिमांड कर रहे हैं मनी का।
तो अगर इसकी बात करें अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग कितना मनी की डिमांड कर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इंटरेस्ट रेट आई और एम के बीच का ग्राफ जो कि मनी सप्लाई रिप्रेजेंट कर, गेटिंग माय पॉइंट। अगर बताइए इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है, I1 पे है, तो लोग मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करें? इंटरेस्ट रेट कम है, ज्यादा, बिल्कुल है ना कि इंटरेस्ट रेट कम है, जिसके कारण क्या, बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो उससे अच्छा है कि मनी का अपना डिमांड करो, कैश के फॉर्म में रखो। यस और नो? यस, कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर हमारा कम है, हमको पैसा कम मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो हाथ में ही पैसा रखो, तो हमारा क्या होगा, मनी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, हाथ में पैसा रखने का जो कॉस्ट है होल्डिंग मनी वो कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा, हाथ में पैसा रखना, ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या होगा, लोग मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे। गेटिंग? नेक्स्ट थिंग, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सपोज इंटरेस्ट रेट बैंक वाले ने बढ़ा दिया, तो बढ़ा देने के कारण क्या होगा, आप जो डिमांड कर रहे थे आप जाएंगे बैंक के अंदर, आप जमा कर देंगे पैसे को। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो ये मनी सप्लाई हमारा क्या हो जाएगी, लोग डिमांड क्या करेंगे, पैसे की अब कम करेंगे, वो अकाउंट के अंदर ही पैसे को रहने देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज M2। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। If we join this point, this is demand for money. Any problem? This is demand for money. इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो बैंक में पैसा रखो, क्या हाथ में पैसा रखे हो, इंटरेस्ट रेट कमाओ, और मनी सप्लाई, मनी की डिमांड लोग कम करेंगे। ठीक है, अब मनी की वैसे ही सप्लाई की बात करते हैं, एक जगह कर लेते हैं तो अच्छा होगा। इंटरेस्ट रेट, मनी, अब देखिए मनी की सप्लाई की बात करते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, सप्लाई कौन करता है, RBI या बैंक? इंटरेस्ट रेट कम है तो अब बैंक के नजरिए से सोचो, इंटरेस्ट रेट कम है, मेरे को पैसा कम मिलेगा अगर हम सप्लाई करते हैं मनी को, इस कारण क्या, हम कम सप्लाई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा, और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है, हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, चलो लोन दो, लोन दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो मनी की सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड दिस इज आवर 2 पॉइंट, एंड दिस इज आवर मनी सप्लाई कर्व, दैट इज पॉजिटिव स्लोप्ड और वो नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि कितना इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट होगा, तो कैसे बात होगा इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई, है ना, ये डिमांड और ये सप्लाई, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि इतना इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए, इतना मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हैं? दिस इज आवर बेसिक ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। इसके आगे हम लोग सेमेस्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। नहीं, खत्म नहीं हुआ, वेट करिए। क्या भाई, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवन, किसी को भी अगर कोई डाउट हो, सिंपल आप खड़ा होइए और पूछिए। मानसी आगे बैठना, ठीक है ना, पीछे बैठते हो तो इधर आकर के बैठ जाओ, है ना।
आप भी अगर इधर आकर के आगे आगे बैठ जाओ, सीट है तो आगे आकर के बैठो यार, इंटरेक्ट कर पाओगे, नहीं तो इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये हुआ डिमांड की बात कि डिमांड जो है वो हमारा बताता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड मनी। इंटरेस्ट रेट और मनी के बीच में क्या है, लोग कितना डिमांड कर रहे हैं अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर, दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। और इसकी रिलेशन क्या होती है अलग अलग चीजों के साथ, मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि ये LM IS कब में आपको पढ़ना होगा 4th सेमेस्टर के अंदर, नहीं तो मैथमेटिकली रिलेशन क्या है ग्राफ के बाद वो मैं बताता, लेकिन जरूरत नहीं है, नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहीं से आपका स्टार्ट होगा IS LM कर्व, जो मैंने अभी डिमांड और सप्लाई बताया ना, यहीं से IS कर्व डिराइव होगा और LM कर्व भी। अच्छा, अब हमने डिमांड फॉर मनी देख लिया, क्या डिमांड की कोई टाइप भी होती है, तो हाँ अलग अलग टाइप की डिमांड होती है लोगों की। टाइप ऑफ डिमांड फॉर मनी, क्या होती है अलग अलग टाइप। पहली टाइप जो है, लोग क्यों डिमांड करते हैं, सबसे पहला लोग क्यों डिमांड करते हैं, खाने पीने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो पहला डिमांड का नाम क्या होगा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, और इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजिटिव मैंने लिख दी। मतलब जो लोग अपने खाने पीने के लिए डिमांड करें मनी को, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी या ट्रांजैक्शन मोटिव। गेटिंग माय पॉइंट, कि पहला वो खाने पीने के लिए सिंपली वो पैसे का डिमांड कर रहे होंगे कि 30,000 रुपए में से 50,000 मैं कमा रहा हूं तो 10,000 मेरे को मंथली खर्च है, तो वो 10,000 मैं अपने पास रखूंगा। तो पहला वो डिमांड। दूसरा डिमांड क्या हो सकता है, वो इमरजेंसी डिमांड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्पेकुलेशन, व्हाट, दैट इज नोन एज प्रीकॉशनरी डिमांड। प्रीकॉशनरी मोटिव और डिमांड फॉर मनी, इसका मतलब क्या है, इमरजेंसी के लिए लोग जो डिमांड करें। उन्होंने 10,000 तो रखा था, बाकी जितना था पैसे वो क्या डिपॉजिट करके बैंक के अंदर रखे थे, तो वो प्रीकॉशनरी डिमांड कर सकते हैं कि इमरजेंसी आ गया हो, हॉस्पिटल जाना हो, एक्सीडेंट हो गया हो, डेथ हो गई हो, इसमें वो डिमांड कर सकते हैं पैसे की, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव का मतलब क्या हुआ, पहला जो खर्च वगैरह सबके लिए था उसके लिए रख दिया, इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए था, स्पेकुलेशन हो गया। थर्ड क्या, जो पैसे बाकी बचे होंगे, जो सेविंग के अंदर वो रखा होगा, वो क्या सोचेगा, उस पैसे से मैं इंटरेस्ट रेट कमाऊं, अलग अलग वे में मैं और पैसा कमाऊं। तो सपोज स्पेकुलेशन मोटिव क्या हुआ कि सपोज हमारा ये बैंक के अंदर ये पैसे रखा हुआ था, कोई इंसान, उसको पता चला नहीं अडानी की स्टॉक जो है ना बहुत अच्छी चल रही है उसकी, तो क्यों ना उसका शेयर्स मैं खरीदूं, यस और नो, यस। तो ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, भैया मेरा पैसा दीजिए, क्यों, मैं अलग एसेट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं जाकर के शेयर्स वगैरह स्टॉक मार्केट के अंदर जाकर के इन्वेस्ट करूंगा, इसी को कहते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड। समझ रहे हो ना, मतलब आप पैसे को बेस्ट तरीके से प्रयोग में लाने के लिए आप तब डिमांड करें, ठीक है ना, कि दूसरे एसेट में आप जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, गेटिंग, दैट इज नोन एज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इसके अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वो दोनों तो इजी है, इसकी डेफिनेशन, डिमांड फॉर मनी टू मीट अनफॉर्सीन कंडीशन, मतलब आपने जो एज्यूम नहीं किया था, आपने जो प्रेडिक्ट नहीं किया था, वो चीजें इकोनॉमी के अंदर हो गई। ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे, डिमांड फॉर मनी अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ मनी इन मेकिंग रेगुलर पेमेंट करने के लिए जो आपको डिमांड कर रहे हैं, उस वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है,
आपको खाने वाले को पेमेंट देना है, आपको रेंट देना है, उसके लिए आप सिंपल यूज के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हमारा ट्रांजेक्शन। अनफॉर्सिन कंडीशन के लिए आप कर रहे हैं तो हम किसी प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव की अगर हम बात करें तो इसे डिफाइन करेंगे कैसे? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी for return it provide. It depend upon substitute of money as a store of value. ठीक है, ये क्या कहता है? डिमांड फॉर मनी फॉर रिटर्न ऑफ व्हाट? रिटर्न इट प्रोवाइड। किस लिए हम डिमांड कर रहे हैं? बैंक से हम किस लिए डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि जो ये रिटर्न दे रहा है ना वो कम दे रहा है देन स्टॉक वाले के लिए, समझ रहे हो ना? तो डिमांड फॉर मनी फॉर रिटर्न इट प्रोवाइड, जो रिटर्न ये प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए मैं डिमांड कर रहा हूं मनी को, वो रिटर्न जो है वो क्या है? कम है। दैट्स वाई इससे को हम कहते हैं स्पेकुलेशन, कि आप अपने पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट करके ज्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करना चाहते हैं। दैट्स वाई यू डिमांडिंग दैट टाइप ऑफ मनी इज नोन एज स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर हम रिलेशन देखते हैं, फिर एक इक्वेशन हम लोग फाइंड करें। देखिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर आप डिमांड कर सकते हैं पैसे को, आप पैसे की डिमांड कर सकते हैं। कब आप डिमांड कर सकते हैं? पहला चीज मतलब मनी सप्लाई, पहला बात अगर किया जाए कि आप पैसे की डिमांड कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? आपका अगर इनकम ज्यादा होगा तो हो सकता है आप बैंक से पैसे की डिमांड ज्यादा करें। पहला चीज कि इनकम ज्यादा है तो आप पैसे की डिमांड ज्यादा करेंगे। ओके, सेकेंड थिंग इज सपोज आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, बैंक के अंदर पैसा रखना, सपोज आपको फी वगैरह ज्यादा लग रहा है, आपके लिए मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, आप ज्यादा दूर बैंक है, ऑटो रिक्शा से जाना आना, तो इस चीज में आपका क्या करेंगे? नहीं, बैंक के अंदर पैसा नहीं रखना, हाथ में ही पैसा रखो, बैंक बहुत दूर है। तो डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। यस और नो? ठीक है। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो आप डिमांड कम करेंगे या ज्यादा? इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आपको पैसे पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, बैंक के अंदर ही रहने दीजिए, ज्यादा कमाएगा मेरा पैसा, है ना? तो इस कारण आप डिमांड क्या करेंगे? पैसे का कम। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है, क्या करना? निकाल भी लो तो कोई फर्क ना पड़ता, रहने भी दो तो कोई फर्क ना पड़ता। इस कारण क्या? डिमांड ज्यादा हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अगर देखा जाए कि इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट अगर ज्यादा होगा, हमें अगर ज्यादा महंगा पड़ रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा। और इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा ये रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि मनी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। ये बढ़ेगा, ये कम, ये कम, ये बढ़ेगा। ठीक है। अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वाई भी और टीसी भी। एनी प्रॉब्लम? वाई और टीसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, दोनों को एक साथ कर दिए। ठीक है। और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। एंड दिस रिलेशन इज नोन एज